चलिए अब देखते हैं हम लोग आखिर कैसे यहाँ पर दक्षिण भारत में राज्य कैसे बना और उनकी सभ्यता का उदय कैसे होता है। तो हम बारी बारी करके देखते हैं। देखिए जब ये ईस्वी की लगभग शुरुआत होती है, या फिर कह सकते हैं ईस्वी की शुरुआत से थोड़ा पहले भी, थोड़ा पहले यानी कि उसी के आसपास के टाइम में लोग क्या हुआ, हमने बताया आपको कि महापाषाण कालिक के तो जब महापाषाण कालिक का दौर चल रहा था, लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे रह रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे उनको लगा कि नहीं, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक रह के हम सर्वाइव नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम धीरे धीरे नीचे उतरें। तो ये लोग ऊंची भूमि से उतर कर कहाँ आ गए, क्योंकि ऊंची भूमि देख चुके थे कितना मुश्किल है यहाँ पर जीना। तो ऊंची भूमि से धीरे धीरे उतर कर नीचे जो उर्वर नदी घाटी था, बहुत सारे जो नदी घाटी जो भी होते हैं, नदी घाटी का मतलब है कि नदी के जो बगल का जो आसपास का जो एरिया था, जिस ओर से नदी बहती थी, है ना, तो उसके आसपास का जो डेल्टाई क्षेत्र होता था, डेल्टा का मतलब होता है कि नदी के माध्यम से जो मिट्टी उठा के लाता है, जो फ्रेश मिट्टी होता है, इसको हम लोग खादर मिट्टी कहते हैं ना, खादर मिट्टी। उस चूँकि ये जो डेल्टाई क्षेत्र होता है वो कृषि के लिए क्या बहुत ही उर्वर क्षेत्र होता है, ये उपजाऊ क्षेत्र होता है, और यहाँ पर कृषि अगर करेंगे तो अनाज हमें ज़्यादा उगेगा। तो फिर क्या किए ये लोग, वहाँ पर उर्वर नदी घाटियों को कृषि योग्य बनाया, यानी इसके आसपास का जो क्षेत्र का जो डेल्टाई क्षेत्र था उसको कृषि के लिए बेहतर बनाया। अच्छा, जब यहाँ पर लोगों का अनाज वगैरह अच्छे से उगने लगा तो अब लोगों को दिक्कत होगा, अब यहाँ पर लोग मज़े से रहने लगेंगे। अगला क्या देखते हैं कि कई सारे जो उत्तर भारतीय लोग जो थे वो धीरे धीरे, हम क्या देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे दक्षिण के संपर्क में आ रहे हैं। तो जब दक्षिण के संपर्क में आएंगे तो उनके बीच क्या होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा, यानी कि कुछ कुछ कल्चर मतलब कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत जाएगा, और कुछ कल्चर क्या होगा मतलब कि उत्तर भारत से दक्षिण भारत आएगा। और उसी का एक रीज़न था, उसी का परिणाम था कि लोग अब लोहे का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अभी जस्ट हम दिखा रहे हैं, कहाँ पे था ये चीफ टॉपिक, हाँ, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि लोहे का इस्तेमाल करना लोग सीख गए। अब लोग क्या करेंगे, जंगल की कटाई करेंगे, और जंगल की कटाई के बाद धीरे धीरे नए जो है नीचे क्षेत्र बसते चले। अब जो नया एरिया बनेगा वहीं पे हमारा चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांडे, ऐसे कई सारे साम्राज्य धीरे धीरे बसने लगेगा। हालांकि चोल, चेर और पांडे का जो साम्राज्य जो बना है उसका जो उदय का जो एक और रीज़न था वो है रोमन साम्राज्य से व्यापार। चूँकि रोमन साम्राज्य से व्यापार होने की वजह से इनका जो स्थिति धीरे धीरे क्या होते चला गया, काफ़ी बेहतर होते चला गया। हालांकि शुरुआत में तो ये जंगल की कटाई के बाद ही नीचे धीरे धीरे बसना शुरू किए होंगे, ठीक है। तो उत्तरी भारत के जो लोग थे, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ, जैसे जैन लोग आए, हम लोग स्थल बाहु और भद्र बाहु के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद जो बौद्ध धर्म के लोग भी आए, यहाँ भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार अशोक खुद करवाता है, और ब्राह्मण धर्म के भी कई सारे प्रचारक यहाँ पर लोग आते थे। यहाँ के लोगों को एक नया धर्म का पता चलता है कि मतलब अच्छा ये एक नया तरीका भी है जीने का। अच्छा, उन लोगों को भी दक्षिण भारत के बारे में कुछ नहीं पता था। जैसे यहाँ के लोगों को उत्तर भारत के बारे में नहीं मालूम था, वैसे ही उत्तर भारत को दक्षिण भारत के बारे में नहीं पता था। तो एक नया जीवन शैली लोगों ने अपनाया। अच्छा, साथ ही साथ जब दोनों में जब मेल मिलाप हुआ तब व्यापार भी चलते रहा। अब व्यापार में सब, अच्छा, उत्तर भारत को देखो कितना फ़ायदा हुआ, दक्षिण की वजह से उत्तर को देखो बहुत फ़ायदा हुआ। यहाँ से सोना चांदी मोती और कई प्रकार के जो रत्न थे, अब यहाँ से लोग ढो करके कहाँ ले जाने लगे, उत्तर भारत ले जाने लगे। उसके बाद देखते हैं कि मेगास्थनीज, तो हम पहले ही जो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, ये खुद पांडे के बारे में जानकारी देता है कि पांडे राज्य के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अच्छा, अभी पढ़े नहीं तो पढ़ने वाले हैं कि पांडे के बारे में लोग बताएंगे कि वहाँ पर कैसे लोग मतलब एक कहते हैं कि मातृसत्तात्मक समाज था, वहाँ पर कई सारे महिलाओं के शासक होने का भी प्रमाण मिला है। तो पांडे के बारे में जानकारी कौन देता है, मेगास्थनीज खुद अपनी किताब में इंडिका में भी कुछ कुछ बातें कह रहा है। उसके अलावा आरंभिक संगम काल के जो ग्रंथ के जो लेखक थे, संगम काल का मतलब होता है, मतलब संगम काल का तो पढ़ ही रहे हैं, उस समय जो कई सारे लेखक लोगों का जो जमावड़ा होता था, वो लोग जो इकट्ठा होकर के बैठ के जो कुछ किताब वगैरह जो लिखते रहते थे, उसी किताब को हम लोग कहते हैं संगम साहित्य, क्योंकि सब लोग मिल करके इकट्ठा होकर के लिखे। और ये सदियों से ये परंपरा चलते रहा। आगे चल के देखना कई प्रकार की चीज़ें और भी जुड़ते चली जाएंगे। तो आरंभिक संगम ग्रंथ के लेखकों को भी किन के बारे में पता था, गंगा के बारे में मालूम था, और गंगा के बारे में मालूम था, सोन नदी के बारे में भी इन लोगों को मालूम था। ध्यान देना, गंगा, ये सब चीज़ के बारे में इनको, गंगा के बारे में, सोन नदी के बारे में, उसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में इनको पूरा अच्छे से मालूम था। मतलब पाटलिपुत्र जो है उस समय की राजधानी हुआ करता था मगध का, ये बात भी इनको पता था। यानी कि शुरुआत में कुछ लोग, वहाँ के लोग भी यहाँ के बारे में जानते थे और यहाँ के लोग भी वहाँ के बारे में जानते थे, ठीक है। अशोक के 13वां अभिलेख में खुद ही चोल, पांडे, केरल पुत्र, सतीपुत्र और ताम्रपानी जो श्रीलंका का आसपास का जो क्षेत्र है, इनके बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि
अब चोल पांडे के बारे में तो पता चल गया, लेकिन सतीपुत्र के बारे में अभी भी हमारे पास जानकारी नहीं है कि ये कहाँ पर था एक्चुअली। अशोक की जो उपाधि थी, याद होगा अशोक को उपाधि मिली थी कौन सी? देवनाम प्रिय, यानी कि जो देवताओं के प्रिय हैं उनको क्या बोलते हैं? देवनाम प्रिय। अब अब देखना दक्षिण भारत के जो कई सारे जो राजा होंगे वो भी अपने नाम के पीछे क्या लगाएंगे? देवनाम प्रिय। इसका मतलब कहीं ना कहीं अब ये अशोक की जो पॉपुलैरिटी था, ये जो नाम था, ये बहुत ही फेमस होने लगा। यानी अशोक बहुत हद तक दक्षिण भारत में पूरा क्या हो जाएंगे? फेमस होने लगेंगे। तो देखो यहीं से धीरे धीरे दिख रहा है ना, कल्चर का आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ब्राह्मण ग्रंथ में जो कि पहले केवल गंगा को पवित्र नदी बताया जाता था, सिंधु को भी पवित्र नदी बोलता था, अब धीरे धीरे कावेरी नदी को भी पवित्र बताया जाने लगेगा, क्योंकि अब वहाँ के लोगों को कावेरी नदी के बारे में भी जानकारी मिलने लगा। जैसे कि उत्तर भारत में गंगा के वजह से कई लोगों का पालन पोषण हुआ, उसी प्रकार से दक्षिण भारत में कावेरी नदी के वजह से कई लोगों का पालन पोषण या फिर कह सकते हो भरण पोषण हुआ। तो अब कावेरी को भी क्या बोलेगा? ये पवित्र नदी के श्रेणी में गिनेगा। जबकि उत्तर भारत को, सॉरी दक्षिण भारत को भी यहाँ पर जो है गंगा और सोन के बारे में मालूम था। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में भी क्या पता चलेगा? कावेरी नदी को पता चलेगा। उसके बाद देखते हैं लोहे का इस्तेमाल, ये तुम बता ही चुके थे। अच्छा, रोमन साम्राज्य का व्यापार कैसे होगा? क्योंकि इस एरिया में मसाले की खेती ज़्यादा होती थी, तो यहाँ के लोग क्या करेंगे? अच्छा, रोमन साम्राज्य के लोग जो वहाँ के जो व्यापारी आएंगे वो यहाँ से मसाला वगैरह, गोल मिर्च जो है जिसको काली मिर्च कहते हैं, वो यहाँ से लेके जाएंगे। अब बदले में ये भी वहाँ से जो है सोना चांदी ये सब बहुत सारी चीज़ लेके आते थे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा तरह से ओवरव्यू था दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास के बारे में। अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा हमारा चोल, चेर